नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मध्याह्न भोजन में कड़ी भजिया खाने के बाद 50 स्कूली बच्चे हुए बीमार, कटंगी अस्पताल में भर्ती। मामला कटंगी विकासखंड के ग्राम गर्रा गोसा स्थित शासकीय नवीन माध्यमिक शाला का। बालाघाट के ऑटो डील संचालक शहनवाज खान हुए धोखाधड़ी के शिकार। भोपाल निवासी मोहम्मद शाहिद ने सेकेंड हैंड गाड़ियां सस्ते दाम पर बेचने का झांसा देकर 9,50,000 रुपए की धोखाधड़ी। नगरपालिका के सुपरवाइजर पर युवक ने किया चाकू से हमला। वार्ड नंबर 32 प्रबुद्धम नगर का मामला। विद्युत आपूर्ति बंद रहने से नागरिकों में आक्रोश। बिना किसी सूचना के सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति रही बाधित। बिना रॉयल्टी के चल रहे रेत के डंपर को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। कागजों में चल रही शासन की जल जीवन मिशन योजना, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है लाभ। शासकीय स्कूलों में बच्चे घर से ला रहे पीने का पानी। लालबरा विकासखंड में स्थित शासकीय स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर वॉश बेसिन व नल कनेक्शन कर शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया, परंतु यह योजना एक तरह से फ्लॉप साबित हो रही है और शासन के करोड़ों रुपए बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं, जिसका उदाहरण शासकीय स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्र में लगाए गए वॉश बेसिन व पानी की टंकी से लगाया जा सकता है, जहां ठेकेदारों के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में वॉश बेसिन व पानी की टंकियां लगाई गई है, परंतु वहां गुणवत्ताहीन कार्य किया गया, जिसके कारण वर्तमान समय में विकासखंड के अधिकांश स्कूलों में वह टूट फूट चुका है। तो वह कुछ स्कूलों में पानी की टंकी व मोटर तो लगा दिए गए, परंतु वह बंद है। ऐसी स्थिति में स्कूली बच्चों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला नगर मुख्यालय से ग्राम पंचायत रमपुरी के प्राथमिक माध्यमिक स्कूल, घटोल गांव के प्राथमिक स्कूल व रपटा टोला के प्राथमिक स्कूल में सामने आया है, जहां जल जीवन मिशन योजना के तहत वॉश बेसिन व पानी टंकी लगाने के साथ ही मोटर लगा दिया गया, परंतु वह बंद है एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ कर वॉश बेसिन चोरी कर लिया गया है एवं शासकीय प्राथमिक घटोल गाँव का मोटर खराब होने के कारण विगत 4 माह से बच्चों को नल जल योजना का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्हें मजबूरी वश में शिक्षक व बच्चों को अपने घरों से पानी लाकर पीना पड़ रहा है। वही तो बता रहे हैं, 2 कमरे बड़े बड़े दे रहे हो। अभी जैसे हमारा ये मतदान केंद्र भी रहता है, और वो हमारा जैसे ऑफिस के रिकॉर्ड अलमारी जा रहे खड़े, और ऑफिस का हमारा रिकॉर्ड अगर चेक हो जाता है इसमें। बेटा, आपके स्कूल में नल जल योजना का जो पानी मिलना था, नल भी लगाया गया, तो कब से पानी नहीं मिल रहा? सर 3-4 महीने से नहीं मिल रहा। ठीक, पानी कैसे, कहाँ से लाते हो पीने के लिए? घर से लेके आते हैं? सभी बच्चे लोग लेके आ रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए, जब से चालू हुआ तो कितने दिन मिला पानी आप लोग को? सर 1 महीने। 2 महीने मिला, जी। उसके बाद से नहीं मिला। जी। तो अभी आप लोग सब अपने घरों से पानी लेके आते हैं? जी। सर ये माह अप्रैल तक 2021 2022 माह अप्रैल तक तो प्रदाय हुआ नल जल योजना का पानी सभी बच्चों को, लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जैसे ही जून से खुला स्कूल, तब से ये मोटर सप्लाई में करंट ही नहीं आ रहा, तब से ये पानी का सप्लाई बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, स्कूलों को नहीं मिल पा रहा है। तो इस संबंध में आपने किसी को अवगत करवाया? इस संबंध में हम लोग जनशिक्षक महोदय से और उनके माध्यम से BRC तक के जानकारियाँ भिजवाए थे, तो उनका ये कहना था कि अधिकांश स्कूलों में यही समस्याएं आ रही है कि नल जल योजनाएं अधिकांश स्कूलों में बंद पाई जा रही है। तो सर, क्या लग रहा है आपको, शासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए? मुझे तो व्यर्थ ही लग रहा है। क्या होना चाहिए था इसके लिए समय समय पर उनके द्वारा नियुक्त कोई ऐसा कर्मचारी जो बिजली से संबंधित जानकारी रखे और जानकारी ले कि कहाँ की मोटरें बंद है, पानी सप्लाई है या नहीं, या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए कोई ऐसा एक बिजली का जानकारी वाला व्यक्ति चाहिए था, जिसके माध्यम से मतलब ये दुरुस्त कर सके।
जो समस्याएं मोटरों में आ रही है, बिजली संबंधित हो या पानी के संबंध में आ रही है। तो जैसे सर अभी जैसे बच्चों को पानी पीना है, आप लोगों को पानी पीना प्यास लगती है, फिर पानी कहाँ से लेते सर हम अपने घर से ही ले आते हैं बाटल में पानी, और अगर खत्म हो गया तो हैंडपंप रखा है हमारे स्कूल में, जिसका पहले हमने उपयोग किया था ये नल जल योजना लगने के पहले, अब उसी का उपयोग हम करते जा रहे हैं। तो सर वो हेडपम्प पानी शुद्ध लगता है? हाँ जी, पानी अच्छा है, शुद्ध है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शासन के द्वारा बहुत अच्छी स्कीम के तहत सभी स्कूलों में नल जल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया और कुछ ग्रामीण जन भी इस जो शासन के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम कुछ नल सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मोटरें उन्होंने चालू करके नहीं दिया है। हमने इसके बारे में शासन को अवगत भी कराया है। कुछ नलों की टूटियां चोरी हो गई है, जिसका हमने पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये क्या प्रयास किए जाएंगे, जैसे कि वो बंद पड़े तो चालू करवाने के अब लिए? देख रहे थे शासन के माध्यम से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पंचायत स्तर पे नल फिर से लगाए जाएंगे और ये इस स्कीम को चालू किया जाएगा। दूरभाष पर चर्चा में पीएचई विभाग के एसडीओ शुभम अग्रवाल ने बताया कि जिस आंगनवाड़ी केंद्र व स्कूलों में जल जीवन मिशन के तहत वॉश बेसिन व पानी टंकी लगाई गई है वहां पानी प्रदाय किया जा रहा है। अगर किसी कारण से स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्रों में नल जल योजना का पानी नहीं मिल पा रहा है, इसकी जानकारी लेकर प्रदाय किया जाएगा। एवं बिजली व अन्य कारणों से योजना बंद है तो संबंधित सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में जिले भर से पहुंचे आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा गुरुवार को जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में एकत्रित होकर पिछले दिनों कलेक्टर बालाघाट के द्वारा बिरसा क्षेत्र के स्कूल में पदस्थ शिक्षिका सोना धुर्वे के ऊपर की गई कार्रवाई और सोशल मीडिया के माध्यम से अपमान किए जाने को लेकर रोष व्यक्त किया गया। आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए इस पूरे मामले को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान से रैली निकाली गई, जो अम्बेडकर चौक से विश्वेश्वरैया चौक, रानी दुर्गावती चौक होते हुए पुलिस लाइन पहुंची, जहां उनके द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर शिक्षिका श्रीमती धुर्वे को न्याय दिलाने आवश्यक कार्रवाई की जाने की मांग की। एक ओर शासन प्रशासन के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का समुचित और बेहतर उपचार किए जाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन आए दिन जिला अस्पताल में उपचार न होने की बात कहते हुए अस्पताल प्रबंधन और शासन प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला गुरुवार को जिला अस्पताल में देखने को मिला, जहां करीब महीना भर पूर्व वन्य प्राणी भालू के हमले से घायल कटंगी के ग्राम टेकाड़ी निवासी 32 वर्षीय गणेश पिता शंकर वरकड़े और उनकी पत्नी अनु वरकड़े ने अस्पताल प्रबंधन पर किसी भी प्रकार का उपचार न करने और 1 माह में सिर्फ 2 बार घाव को साफ कर ड्रेसिंग करने का आरोप लगाया। वरकड़े दंपति के मुताबिक अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों की हर 1-2 दिन में ड्रेसिंग की जा रही थी, लेकिन उनकी ड्रेसिंग करने कोई कर्मचारी नहीं आ रहा था। आज पड़ोस पर पूछने पर पता चला कि ड्रेसिंग के अलग से पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर ड्रेसिंग होती है। उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते उनके घाव की साफ सफाई और ड्रेसिंग नहीं हो पा रही थी और न ही उन्हें बेहतर उपचार मिल पा रहा था। किसी प्रकार की चिकित्सक सेवा न मिलने से नाराज दोनों पति पत्नी अस्पताल से ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से वे अपने घर कटंगी के ग्राम टेकाड़ी के लिए रवाना हो गए। वरकड़े दंपति के मुताबिक अब वे अपने गांव में ही किसी वैद्य या डॉक्टर से उपचार करवाएंगे। अस्पताल से छुट्टी वो डॉक्टर ने बोले कि सुधर गया है, नाटक करता है बोले। कब भर्ती कब कराए थे? भर्ती तारीख का तो मालूम नहीं है, पर रक्षाबंधन के 2 दिन पहले भर्ती किए थे। अस्पताल से छुट्टी क्यों किया गया है? सुधर गया कहीं की छुट्टी कर दी है। अच्छा, इनको चोट कैसे आई थी? इनको तो रीछ ने काटा था जंगल में। मैं नहीं थी, परा लगाने गई थी, ये जंगल गए थे तो 3 बजे हमला किया था, तो रात भर जंगल में थे। शाम को आई तो हमारे यहाँ की वो लड़की बोलती है मम्मी पापा घुमोड़ी के ले गए, तो मैं कहती हूँ गाँव क्यों गया हूँ, ऐसा कह के मैं अस्पताल में आपसे पैसे की भी मांग की गई क्या? नहीं, अभी बोल रहे थे ना आप ड्रेसिंग नहीं करने तो के लिए। वो देते हैं, वो पेशेंट लोग रहते ना, तो उनसे पूछो तुम कैसा रोज ड्रेसिंग करते हो ना, हमारे यहाँ नहीं करवाते ऐसा करके। तो वो बोले हम पैसे दे के करवाते हैं बोले, और मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं कहाँ के पैसे से करवाती ड्रेसिंग, ऐसे से रहता था। आपको पैसे मांगे क्या? जब इस विषय पर अस्पताल प्रबंधन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
वहीं दूरभाष पर भी अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन दूरभाष पर भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की उपासना का पर्व गणेशोत्सव जिले भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भक्तिभाव के साथ गणेश जी की स्थापना की गई और सुबह शाम पूजा अर्चना की जा रही है। नगर मुख्यालय से लगे मॉयल नगरी भरवेली के ऊंची बारंग वार्ड नंबर 2 दुर्गा चौक में सार्वजनिक रूप से गणेश जी की स्थापना की गई है, जिसमें सुबह से शाम तक पूजा अर्चना की जा रही है और रात्रि के समय विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार की रात्रि में छत्तीसगढ़ राजनांद गांव के एकता मानस जागरण ग्रुप के देवी जागरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 6 सगी बहनों के द्वारा संगीतमय देवी जागरण की प्रस्तुति दी गई। इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए धार्मिक देवी गीतों को सुनकर श्रद्धालु भक्तगण भक्ति से सराबोर हुए और देवी गीतों पर जमकर थिरकते रहे। यह कार्यक्रम जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लीला रे, भरवेली सरपंच श्रीमती गीता अनिल बिसेन व हीरापुर सरपंच शांति गुड्डा दीवान के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। देवी जागरण कार्यक्रम में ग्राम भरवेली के अलावा आसपास के ग्रामों के भी बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए और इस पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। आपको बताया कि वार्ड नंबर 2 में सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति के द्वारा यहाँ पहली बार गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। 9 सितंबर को विशाल भंडारे के आयोजन के साथ ही गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर गणेश उत्सव का समापन किया जाएगा। देखिए, ये है एकजुटता को बनाए रखने के लिए जो कार्यक्रम है हमारा समिति द्वारा ये आयोजित किया जाता है। ये पहला वर्ष है जो इसमें विशाल जो कार्यक्रम है हमारी समिति द्वारा गणेश उत्सव समिति वार्ड नंबर 2 द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे वार्ड के सभी नागरिक द्वारा, बड़े बुजुर्ग द्वारा और हमारे गणमान्य नागरिक द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज हमारे यहाँ राजनांदगांव से जागरण ग्रुप, एकता जागरण ग्रुप जो सिन्हा फैमिली से जुड़ा हुआ है, उसका कार्यक्रम रखा गया है श्रोताओं से। इस खासियत में महिला वर्ग के प्रति महिला को जागरूक किया गया है और महिला की पूर्ण संगीत के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनवेरी स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र में 8 सितंबर को भंडारा एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पनवेरी की संचालिका बीके उज्ज्वला बहन, ग्राम पंचायत पनवेरी सरपंच वीरेंद्र बनवाले की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने माता श्री स्वर्गीय सुशीलाबाई बनवाले, स्वर्गीय गजेंद्र बनवाले के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भंडारा रूपी महाप्रसादी का वितरण किया गया। वारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम बुदबुदा के धानी टोला निवासी चंपालाल पंचेश्वर की गुरुवार को खेत में करंट लगने से मौत हो गई। यह हादसा उस दौरान हुआ जब वह खेत में पानी चलाने के लिए मोटर पंप चालू करने जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक चंपालाल पिता दशरथ पंचेश्वर धानी टोला बुदबुदा निवासी था, जो ग्राम के ही वल्लभी पारदेवी के खेत में अधिया खेती कार्य करता था, जो 7 सितंबर की सुबह 11 बजे घर से भोजन कर खेत जा रहा कर निकला था, जो देर रात बीत जाने के बाद भी वह घर वापस नहीं पहुंचा, जिस पर परिवार के लोगों के द्वारा आस पड़ोस में पूछताछ की गई और बाद में आने की संभावना व्यक्त कर पूछताछ बंद कर दी गई, क्योंकि पूर्व में भी चंपालाल इस प्रकार बिना बताए कहीं चला जाता था, फिर अगली सुबह वहां आ भी जाता था, जिसके अगले 8 सितंबर को भी सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीण खेत की ओर गए तो उन्होंने देखा कि एक खेत में कोई व्यक्ति बेशुद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर उन्होंने पास में जाकर देखा तो ग्राम का चंपालाल पंचेश्वर जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल ही उसके परिजनों को दी, जिन्होंने आकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी।
जिसमें मौत का कारण करंट लगना बताया जा रहा है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि चंपालाल पंचेश्वर मोटर पंप चालू करने गया होगा तो उससे करंट लग गया जिससे उसकी मौत हो गई होगी। इसकी सूचना तत्काल ही ग्रामीणों के द्वारा वारासनी थाने में दी गई तो पुलिस बल भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा कार्रवाई कर मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया है। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम माटे में इसी ग्राम के व्यक्ति को लाठी कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल व्यक्ति दशाराम पिता बाजीराम पाचे 55 वर्ष ग्राम माटे निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है जिसकी हालत गंभीर बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दशाराम 3 भाइयों से मंझला है जो अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करता है जिसके परिवार में पत्नी और एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटे की शादी पहले ही हो गई। बेटा गोविंद की शादी पिछले वर्ष हुई। बताया गया कि 4-5 महीने से दशाराम और उसकी पत्नी फुलवती के बीच विवाद होते रहता था और दशाराम ने उसे मारपीट भी कर दिया था। तब से फुलवंती बाई अपने मायके कन्नड़ गांव में रह रही थी और बेटा गोविंद शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद मजदूरी करने चला गया था। गोविंद पिछले कुछ दिनों से अपने ससुराल ग्राम रजेगांव कैदी में रह रहा है। घर में दशाराम अकेला रहता था। बताया गया कि 6 सितंबर को गोविंद पत्नी के साथ अपने गांव माटे आया था। 8 सितंबर को सुबह दशाराम ने अपने बेटे गोविंद और बहू के साथ में खाना खाया जिसके बाद गोविंद पत्नी के साथ अपने ससुराल रजेगांव चला गया था और दशाराम घर में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी लाने जंगल जाने के लिए निकला था। 11 बजे करीब दशाराम गाँव के समीप नहर किनारे रोड पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था जिसके सर, हाथ, मस्तक के अलावा शरीर के अन्य अंगों में लाठी कुल्हाड़ी के निशान थे। दशाराम को घायल बेहोशी की हालत में देखे जाने पर मौके पर गांव वालों की भीड़ लगी थी। खबर मिलते ही दशाराम का बड़ा भाई ओजाराम पहुंचा और घायल दशाराम को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया। दशाराम को किसने मारपीट की उसके होश आने के बाद स्पष्ट होने की संभावना है। बताया गया कि दशाराम को मारपीट किए जाने और उसे घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किए जाने की खबर उसके बेटे गोविंद ने अपनी मां और मामा लोगों को फोन से दी किंतु वे लोग जिला अस्पताल नहीं पहुंचे। जिला अस्पताल पुलिस ने घायल दशाराम के बड़े भाई ओजाराम का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना किरणापुर भिजवा दी है। जिला अस्पताल में भर्ती दशाराम की हालत गंभीर बताई गई है। मलाजखंड थाना के अंतर्गत ग्राम सारसडोल के टिमकी टोला के समीप अमराई के जंगल में इसी ग्राम के व्यक्ति फग्गन सिंह पिता दशरथ टेकाम 50 वर्ष ने पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मलाजखंड पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फग्गन सिंह अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था। 4-5 दिन से फग्गन सिंह पागलों जैसी हरकत कर रहा था जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बताया गया कि 6 सितंबर की रात्रि में फग्गन सिंह ने अपने परिवार के साथ खाना खाया और सो गया था। रात्रि 9 बजे फग्गन सिंह उठा और पानी भी पिया। उसके बाद फिर फग्गन सिंह सो गया किंतु रात्रि 10 बजे फग्गन सिंह अपने बिस्तर पर नहीं था। परिवार वालों ने मोहल्ले पड़ोस में काफी खोजबीन की किंतु फग्गन सिंह कहीं नहीं मिला। 7 सितंबर को सुबह अमराई के जंगल में पलास के पेड़ में फग्गन सिंह की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई जिसकी रिपोर्ट उसके बेटे राकेश टेकाम 20 वर्ष ने मलाजखंड पुलिस थाने में की थी, जहां से सहायक उपनिरीक्षक मुकेश नरताम ने मौके पर पहुंचकर मृतक फग्गन सिंह की लाश बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दी है। संभावना व्यक्त की गई है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण फग्गन सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आगे मर्ग की जांच सहायक उपनिरीक्षक श्री नरताम के द्वारा की जा रही है। अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान एवं माल की हानि को सुरक्षा प्रदान करने वाले फायर कर्मी नगर में जहां कहीं भी अग्नि दुर्घटना होती है तो नगर पालिका का फायर शाखा में पदस्थ कर्मचारी तुरंत ही मौके पर पहुंच जाते हैं और आग पर काबू पाकर लोगों की सुरक्षित माहौल देने का काम करते हैं। इन्हीं फायर कर्मियों की समस्याएं जानने तथा अग्निशमन विभाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ठाकुर ने कदम बढ़ाए। 8 सितंबर को नगरपालिका अध्यक्ष ने अग्निशमन शाखा का निरीक्षण किया और फायर कर्मियों से चर्चा की जिसमें उन्होंने फायर कर्मचारी की सुरक्षा को लेकर उनका सुरक्षा बीमा कराए जाने को लेकर निर्देशित किया। इस दौरान उनके साथ नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिशेन, सीएमओ सतीश मरसिनिया, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी सूर्य प्रकाश उके उपस्थित थे। आज यहाँ अग्निशामक शाखा का हमने निरीक्षण किया और सभी कर्मचारियों से, वाहन चालकों से मुलाकात की, उनसे बात की, उनकी समस्याओं को सुना और सभी प्रकार के जिस तरीके से वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेके समाज सेवा का और शहर की नागरिकों की सेवा के लिए काम करते हैं, उनकी सभी बातों को हमने सुना कि वो किस प्रकार से अपने कार्यों का वहन करते हैं। तो इसमें जो उनकी परेशानियां थी कुछ यूनिफॉर्म को लेकर, कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर, तो वो सारे हमने उनकी आवश्यकताओं को नोट कर लिया और जल्द ही उनको वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएंगी।
9 दिनों तक आस्था और श्रद्धा के साथ प्रथम पूज्य भगवान गणपति की आराधना और पूजन अर्चन के बाद उनकी विदाई का अब समय है। शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी के मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने गणेश विसर्जन को लेकर जरूरी सावधानियां बरतने तथा आस्था पूर्वक प्रतिमाओं का विसर्जन करने की अपील की है। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती ठाकुर ने बताया कि नगरपालिका के द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों में गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से जगह जगह सुरक्षा, लाइटिंग, पूजन सामग्री के विसर्जन सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई। उन्होंने बताया कि शहर में गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 6 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां नगरपालिका का अमला मुस्तैद रहेगा। मोती नगर विसर्जन कुंड, वैनगंगा के तट पर विसर्जन कुंड, शंकर घाट, बजरंग घाट, देवी तालाब, देवटोला नहर, वैनगंगा नदी, छोटा पुल सहित अन्य स्थानों में सुरक्षा के घेरे के बीच बप्पा की प्रतिमाएं पवित्र नदी में प्रवाहित की जाएगी। नगरपालिका परिषद के द्वारा बालाघाट शहर में बप्पा के विसर्जन के लिए क्रेन की मदद ली जाएगी। क्रेन का इस्तेमाल गणेश जी की विशाल प्रतिमाओं के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति के तथा घरों में परिवारों के द्वारा विराजित गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 2 स्थानों में कुंड का निर्माण किया गया है, जहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात है। हम सभी जानते हैं कि 9 तारीख से गणेश विसर्जन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो इस समय को देखते हुए नगर पालिका परिषद के द्वारा 2 जगह कुंड की व्यवस्था की गई है, पुल के नीचे वाले हिस्से में और वार्ड नंबर 24 में मोती गार्डन के पीछे कुंड बनवाए गए हैं। वहाँ विसर्जन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, उचित प्रकाश की भी व्यवस्था की जाएगी और सभी प्रकार के वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा आप सभी अपनी अपनी आस्था के अनुसार अगर गंगा जी में विसर्जन करना चाहें, नहर में विसर्जन करना चाहें, तो उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गंगा जी में अगर बड़ी मूर्तियों का विसर्जन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रेन की व्यवस्था की गई है। छोटी मूर्तियों के लिए हमने कुंड बनवाए हैं और अलग अलग 6 स्थानों पर विसर्जन की व्यवस्था की गई है।